नमस्ते दोस्तों। दुनिया भर की पौराणिक कथाओं, धार्मिक ग्रंथों और आज की मॉडर्न कहानियों में भी हम अक्सर अजीब और अद्भुत जीवों के बारे में सुनते हैं। विशालकाय पक्षी, डरावने कीड़े और पानी में रहने वाले दैत्य। ये कहानियां हमें हमेशा से आकर्षित करती आई हैं और हम इन्हें कल्पना की उड़ान मानकर सुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन कहानियों में थोड़ी सी भी सच्चाई हो सकती है? क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना की उपज है या इनके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन पौराणिक जीवों को हम सिर्फ मिथक मानते थे, उनमें से कई वास्तव में हमारे ग्रह पर प्रागैतिहासिक काल में मौजूद थे। जी हां, लाखों साल पहले धरती पर ऐसे जीव घूमते थे जो इन मिथकों से काफी मिलते जुलते थे। आज हम विज्ञान और जीवाश्मों के सबूतों के आधार पर इन मिथकों के पीछे की सच्चाई को उजागर करेंगे। यह हमारी मिथिकल क्रिएचर्स की असली कहानियां सीरीज का चौथा पार्ट है। पिछले 3 पार्ट्स पर आपके जबरदस्त प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपके कमेंट्स और उत्साह ने ही मुझे इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। तो चलिए इस रोमांचक सफर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कौन से मिथक आज हकीकत में बदलने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर कहानी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, हमारी पहली कहानी हमें प्राचीन ग्रीस ले जाती है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक ग्रीक फिजिशियन सीटीसियस ने भारत की यात्रा की और वापस आकर एक अविश्वसनीय कहानी सुनाई। उन्होंने सिंधु नदी में रहने वाले एक विशालकाय सफेद कीड़े के बारे में लिखा। यह कीड़ा इतना बड़ा था कि यह एक बच्चे को भी निगल सकता था। रात में यह कीड़ा एक रहस्यमयी तेल छोड़ता था जो इतना ज्वलनशील था कि अगर उसे किसी लकड़ी या जानवर पर डाल दिया जाए तो वह तुरंत आग पकड़ लेता था। यह कहानी ग्रीस में जंगल की आग की तरह फैल गई और इंडस वर्म एक खौफनाक मिथक बन गया। ग्रीक लोगों के लिए यह कहानी किसी दूसरे ग्रह के जीव जैसी थी। एक विशाल कीड़ा जो आग उगलने वाला तेल पैदा करता है, यह उनकी समझ से परे था। उन्होंने इस कहानी को और बढ़ा चढ़ाकर सुनाया और यह एक डरावने मॉन्स्टर की कथा बन गई। कई इतिहासकारों का मानना है कि सीटीसियस ने शायद सिंधु घाटी में पेट्रोलियम या कच्चे तेल के प्राकृतिक रिसाव को देखा होगा। उस समय के लोगों के लिए धरती से निकलने वाला यह काला ज्वलनशील पदार्थ किसी जादुई या दैवीय चीज से कम नहीं था और उन्होंने इसे एक विशालकाय कीड़े से जोड़ दिया क्योंकि कीड़े ही अक्सर अजीब तरल पदार्थ छोड़ते हैं। लेकिन क्या इस विशालकाय कीड़े का कोई वास्तविक आधार हो सकता है? जवाब हमें लाखों साल पीछे प्रागैतिहासिक काल में मिलता है। दोस्तों, मिलिए आर्थ्रोप्लूरा से। ये लगभग 300 मिलियन साल पहले कार्बोनिफेरस पीरियड में रहता था। ये एक विशाल कनखजूरे जैसा जीव था जो 2.5 मीटर यानी लगभग 8 फीट तक लंबा हो सकता था। कल्पना कीजिए, एक इंसान के आकार का कनखजूरा। यह अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा जमीनी अकशेरुकी जीव है। हालांकि आर्थ्रोप्लूरा भारत में नहीं बल्कि उत्तरी अमेरिका और स्कॉटलैंड में पाया गया, लेकिन यह संभव है कि प्राचीन काल में लोगों को इसके या इससे मिलते जुलते विशाल कीड़ों के जीवाश्म मिले हों। जब प्राचीन लोगों ने जमीन में दबे हुए इतने बड़े कीड़े के अवशेष देखे होंगे तो उनकी कल्पना ने स्वाभाविक रूप से एक कहानी गढ़ ली होगी। एक ऐसा विशाल कीड़ा जो धरती पर रेंगता था। समय के साथ यह कहानी सिंधु नदी के पास पाए गए ज्वलनशील तेल की कहानी के साथ मिल गई और इंडस वर्म के मिथक को जन्म दिया। इस तरह एक प्राचीन जीव का जीवाश्म और एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक घटना मिलकर एक ऐसे मिथक को बना सकते हैं जो सदियों तक लोगों को डराता और हैरान करता रहे। यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हमारे पूर्वज अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते थे और कैसे उनकी कहानियों में अक्सर सच्चाई का एक अंश छिपा होता था। आर्थ्रोप्लूरा का अस्तित्व हमें बताता है कि धरती का अतीत हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत था। अब हम चलते हैं पूर्वी यूरोप के स्लाविक देशों की पौराणिक कथाओं की ओर। यहां एक डरावना मिथक प्रचलित है जिसे वथेनॉय के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका एक रूप एक विशालकाय मेंढक का भी है। कहानियों के अनुसार यह एक इंसान के आकार का फूली हुई चमड़ी वाला मेंढक है जो झीलों और दलदलों में रहता है। यह सिर्फ एक डरावना जीव नहीं है बल्कि इसे मौत और विनाश का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जब भी यह मेंढक किसी गांव के पास दिखाई देता है तो वहां बाढ़, बीमारियां और मौतें होने लगती हैं। लोग इससे इतना डरते थे
कि वे उन जलाशयों के पास जाने से भी कतराते थे जहां इसके होने का शक होता था। यह मिथक सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि यह लोगों के मन में पानी के गहरे और अनजाने खतरों का डर दर्शाता है। एक ऐसा जीव जो पानी से निकलता है और अपने साथ तबाही लाता है, यह कल्पना ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कई लोक कथाओं में इसे एक जल आत्मा के रूप में भी दिखाया गया है, जो इंसानों को पानी में खींचकर डुबो देती है। इसका मेंढक जैसा रूप इसे और भी भयानक बनाता है, क्योंकि मेंढक आमतौर पर हानि रहित जीव होते हैं, लेकिन जब उसी का आकार विशालकाय हो जाए तो वह डर का स्रोत बन जाता है। लेकिन क्या इतना बड़ा और खतरनाक मेंढक सच में हो सकता है? विज्ञान कहता है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। दोस्तों, प्रागैतिहासिक मेडागास्कर के जंगलों में आपका स्वागत है, जहां रहता था बील्जेबूफो, जिसे डेविल फ्रॉग यानी शैतानी मेंढक भी कहा जाता है। यह कोई मामूली मेंढक नहीं था। यह अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा मेंढक था, जिसका वजन 4.5 किलोग्राम तक और लंबाई 40 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो सकती थी। इसके मुंह में छोटे छोटे दांत थे और इसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। बील्जेबूफो आज के किसी भी मेंढक से कहीं ज्यादा खतरनाक शिकारी था। जीवाश्म सबूतों और इसके आधुनिक रिश्तेदारों जैसे कि साउथ अमेरिकन हॉर्न्ड फ्रॉग्स के अध्ययन से पता चलता है कि यह अपने से काफी बड़े जानवरों का शिकार कर सकता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह छोटे डायनासोर के बच्चों, छिपकलियों और अन्य छोटे जीवों को अपनी घात लगाकर पकड़ लेता था और उन्हें पूरा निगल जाता था। इसकी आक्रामक प्रकृति और विशाल आकार इसे अपने समय का एक खूंखार शिकारी बनाते थे। भले ही बील्जेबूफो मेडागास्कर में पाया गया, लेकिन यह संभव है कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के विशालकाय उभयचर रहते हों, जिनके जीवाश्म अभी तक नहीं मिले हैं। या फिर प्राचीन स्लाविक लोगों को किसी विशालकाय सैलामेंडर या अन्य उभयचर के अवशेष मिले हों, जिन्होंने इस डरावने मिथक को जन्म दिया। एक ऐसे जीव की कल्पना करना जो पानी से निकलकर छोटे डायनासोर तक को खा सकता है, हमें यह समझने में मदद करता है कि वथियनोए जैसे मिथक क्यों बने होंगे। ये प्रकृति के उन पहलुओं का प्रतीक है जो शक्तिशाली, अप्रत्याशित और कभी-कभी घातक भी हो सकते हैं। हमारी अगली कहानी हमें अफ्रीका के घने और रहस्यमयी कांगो वर्षावन में ले जाती है। सदियों से यहाँ के स्थानीय कबीले एक अजीब जीव के बारे में बताते आए हैं, जिसे वे एमएलए-एन-2 कहते हैं, जिसका मतलब है जो नदियों के प्रवाह को रोकता है। उनके अनुसार यह हाथी के आकार का एक विशाल जानवर है, जिसकी लंबी गर्दन, लंबी पूंछ और भूरे लाल रंग की चिकनी त्वचा है। यह शाकाहारी है और पानी में या उसके आसपास रहता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका विवरण काफी हद तक एक सौरोपॉड डायनासोर जैसा लगता है। यह मिथक सिर्फ स्थानीय लोक कथाओं तक ही सीमित नहीं रहा। 20वीं सदी की शुरुआत से ही कई पश्चिमी खोजकर्ताओं और जीव विज्ञानियों ने इस जीव को खोजने के लिए कांगो के जंगलों में अभियान चलाए हैं। हालांकि आज तक कोई ठोस सबूत जैसे कि कोई तस्वीर या शरीर नहीं मिला है, लेकिन स्थानीय लोगों के बयान इतने लगातार और एक जैसे हैं कि इसे पूरी तरह से खारिज करना मुश्किल हो जाता है। क्या यह संभव है कि डायनासोर के युग का कोई प्राणी आज भी अफ्रीका के अनछुए जंगलों में छिपा हो? यह सवाल आज भी क्रिप्टोजूलॉजिस्ट्स को आकर्षित करता है। वैज्ञानिक समुदाय आमतौर पर यह मानता है कि सभी नॉन एवियन डायनासोर 66 मिलियन साल पहले ही विलुप्त हो गए थे। तो फिर एमएलए-एन-2 की कहानियों का स्रोत क्या हो सकता है? एक संभावित व्याख्या यह है कि यह कहानियां किसी वास्तविक लेकिन अब विलुप्त हो चुके जानवर की यादों पर आधारित हो सकती हैं। हो सकता है कि यह जानवर डायनासोर न हो, लेकिन उसका रूप रंग कुछ वैसा ही हो। यहीं पर प्रागैतिहासिक गैंडों की भूमिका आती है। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में गैंडों की कई प्रजातियां थीं जो आज के गैंडों से बहुत अलग दिखती थीं। उदाहरण के लिए पैरासेराथेरियम, जो अब तक का सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी था, उसकी भी एक लंबी गर्दन थी। लेकिन एक और दिलचस्प उम्मीदवार है एम्बोल्डोना। यह मंगोलिया में रहता था और इसके सिर पर एक अजीब चपटी और हड्डी की प्लेट जैसी संरचना थी, जो शायद सींग नहीं बल्कि एक रेजोनेटिंग चैम्बर का काम करती थी। हालांकि यह सीधे तौर पर एमएलए-एन-2 जैसा नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि गैंडों के पूर्वज कितने विविध थे। सबसे करीबी व्याख्या यह हो सकती है कि अफ्रीका में गैंडों की कोई प्राचीन अर्धजलीय प्रजाति रहती हो, जो शायद कुछ हजार साल पहले ही विलुप्त हुई हो। इस जानवर की यादें पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों के रूप में जीवित रह गई। या यह भी हो सकता है कि लोग गैंडों को ही दलदली इलाकों में देखते हों,
और उनकी कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर सुनाते हों, जिससे एक डायनासोर जैसे जीव का मिथक बन गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी मिथक किसी जीवित प्राणी की नहीं, बल्कि एक लिविंग मेमोरी यानी एक जीवित स्मृति की कहानी होती है। अब हम भारत की अपनी पौराणिक कथा रामायण की ओर रुख करते हैं। रामायण में हम जटायु और उनके भाई संपाति के बारे में पढ़ते हैं, जो विशालकाय गिद्ध या गरुड़ थे। जटायु इतने बड़े और शक्तिशाली थे कि उन्होंने माता सीता को बचाने के लिए अकेले ही रावण से युद्ध किया था। इसी तरह दुनिया भर की कई अन्य संस्कृतियों में भी विशालकाय पक्षियों के मिथक पाए जाते हैं, जैसे कि अमेरिका के मूल निवासियों की थंडरबर्ड की कहानियां। ये पक्षी इतने बड़े बताए जाते हैं कि वे इंसानों या बड़े जानवरों को भी उठाकर ले जा सकते थे। इन कहानियों को अक्सर प्रतीकात्मक माना जाता है, जो शक्ति, स्वतंत्रता और दिव्यता का प्रतिनिधित्व करती है। जटायु का चरित्र वीरता और बलिदान का प्रतीक है। लेकिन क्या इन विशालकाय पक्षियों का कोई वास्तविक आधार हो सकता है? क्या कभी धरती पर इतने बड़े पक्षी उड़ते थे जिनका आकार एक छोटे विमान जितना हो? विज्ञान हमें एक बार फिर हैरान कर देने वाला जवाब देता है। प्रागैतिहासिक काल में ऐसे पक्षी सच में मौजूद थे। दोस्तों, मिलिए अर्जेंटाविस मैग्निफिसेंस से, जिसका मतलब है शानदार अर्जेंटीनी पक्षी। यह लगभग 6 मिलियन साल पहले अर्जेंटीना के आसमान में राज करता था। यह अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी था। इसके पंखों का फैलाव 7 मीटर यानी लगभग 23 फीट तक था। यह एक छोटे सेस्ना एयरक्राफ्ट के पंखों के बराबर है। कल्पना कीजिए कि ऐसा विशालकाय पक्षी आपके सिर के ऊपर से उड़ रहा हो। अर्जेंटाविस का वजन लगभग 70 किलोग्राम था और यह एक कुशल शिकारी और मुर्दाखोर था। अपने विशाल आकार के कारण इसे आज के पक्षियों की तरह पंख फड़फड़ाकर उड़ान भरने में मुश्किल होती थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पहाड़ों की ढलानों से दौड़कर या चट्टानों से कूदकर उड़ान भरता था और फिर हवा की गर्म धाराओं का उपयोग करके ग्लाइड करता था, ठीक वैसे ही जैसे आज के गिद्ध और कॉन्डोर करते हैं। यह अपने विशाल आकार का उपयोग छोटे शिकारियों से उनका शिकार छीनने के लिए भी करता था। जब हमारे पूर्वजों को अर्जेंटाविस या इसी तरह के अन्य विशालकाय प्रागैतिहासिक पक्षियों के जीवाश्म मिले होंगे, तो यह देखना आसान है कि उन्होंने जटायु और थंडरबर्ड जैसे मिथकों की रचना कैसे की होगी। एक ऐसा पक्षी जिसके पंख 23 फीट चौड़े हों, वह निश्चित रूप से दैवीय या पौराणिक लगेगा। ये जीवाश्म इस बात का सबूत थे कि आकाश में कभी ऐसे जीव रहते थे जो उनकी कल्पना से भी परे थे। इस तरह अर्जेंटाविस जैसे वास्तविक प्रागैतिहासिक जीव रामायण जैसी महान कथाओं के पात्रों को प्रेरित कर सकते थे, जो आज भी हमें वीरता और धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। हमारी अगली कहानी हमें फिर से प्राचीन ग्रीस की पौराणिक कथाओं में ले जाती है और इस बार हम बात करेंगे हेराक्लेस के 12 महान कार्यों में से एक की। उसका चौथा कार्य था एरिमंथियन बोर को जिंदा पकड़ना। यह कोई साधारण जंगली सुअर नहीं था। यह एक विशालकाय आदमखोर दैत्य था जो माउंट एरिमंथोस के जंगलों में आतंक मचाता था। यह खेतों को उजाड़ देता था, यात्रियों पर हमला करता था और अपनी अविश्वसनीय ताकत और नुकीले दांतों से किसी को भी चीर सकता था। हेराक्लेस को इसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी बुद्धि और शक्ति का उपयोग करना पड़ा था। यह कहानी सिर्फ एक साहसिक कार्य का वर्णन नहीं है, बल्कि यह सभ्यता और जंगलीपन के बीच के संघर्ष का प्रतीक है। एरिमंथियन बोर प्रकृति की उस अनियंत्रित और खतरनाक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसे इंसान को नियंत्रित करना होता है। प्राचीन ग्रीस में जंगली सुअर वैसे भी बहुत खतरनाक माने जाते थे, लेकिन यह पौराणिक सुअर उस खतरे को एक दैवीय स्तर पर ले जाता है। लेकिन क्या इस दैत्य सुअर के पीछे कोई वास्तविक प्रेरणा हो सकती है? क्या प्रागैतिहासिक काल में कोई ऐसा जीव था जो इस मिथक को जन्म दे सकता था? इसका जवाब है हाँ, और वह जीव जंगली सुअर से भी कहीं ज्यादा डरावना था। दोस्तों, प्रागैतिहासिक उत्तरी अमेरिका में आपका स्वागत है, जहां रहता था डेओडॉन। इसे टर्मिनेटर पिग के नाम से भी जाना जाता है। यह सुअरों का दूर का रिश्तेदार था और एंटेलोडोन परिवार का सदस्य था। यह लगभग 20 मिलियन साल पहले रहता था और अपने समय के सबसे बड़े और खूंखार शिकारियों में से एक था। डेओडॉन कंधे पर लगभग 6 फीट ऊंचा था और इसका वजन 1000 किलोग्राम तक हो सकता था। इसकी खोपड़ी लगभग 3 फीट लंबी थी और इसका जबड़ा हड्डियों को कुचलने के लिए बना था। इसके गालों के नीचे हड्डी के बड़े बड़े उभार थे जो शायद इसे लड़ाई में सुरक्षा प्रदान करते थे। यह एक सर्वाहारी था।
मतलब ये पौधे और मांस दोनों खाता था। लेकिन इसके दांतों की बनावट बताती है कि ये एक सक्रिय शिकारी और मुर्दाखोर था। यह अपने से छोटे जानवरों का शिकार करता था और दूसरे शिकारियों से उनका शिकार छीनने में भी माहिर था। कल्पना कीजिए कि हमारे प्राचीन पूर्वजों को डियोडॉन जैसे किसी जीव का विशाल जीवाश्म मिला हो। एक ऐसी खोपड़ी जो 3 फीट लंबी हो, जिसमें बड़े बड़े कुचलने वाले दांत हों। यह किसी भी जंगली सुअर की कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक होता है। इस तरह के अवशेषों ने निश्चित रूप से एक दैत्य सुअर की कहानियों को प्रेरित किया होगा। एक ऐसा जानवर जो इंसानों पर हमला करता है और सब कुछ नष्ट कर देता है। डियोडॉन का अस्तित्व हमें बताता है कि एरीमंथियन बोर जैसा मिथक सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि प्रागैतिहासिक काल की एक भयानक वास्तविकता की धुंधली याद हो सकता है। अब हम समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं और बाइबल में वर्णित सबसे प्रसिद्ध समुद्री दैत्यों में से एक की बात करते हैं, लवायथन। बाइबल की कई किताबों में इसका जिक्र एक विशाल शक्तिशाली समुद्री सर्प या ड्रैगन के रूप में किया गया है, जिसे सिर्फ ईश्वर ही नियंत्रित कर सकता है। इसे अक्सर अराजकता और समुद्र की विनाशकारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसकी त्वचा अभेद्य बताई गई है और इसके मुंह से आग निकलने का भी वर्णन मिलता है। लवायथन का मिथक इतना शक्तिशाली है कि आज भी यह शब्द किसी भी विशाल समुद्री जीव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मिथक सिर्फ बाइबल तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर की कई संस्कृतियों में विशाल समुद्री सर्पों की कहानियां हैं। नॉर्स पौराणिक कथाओं में जोर्मुंगैंडर है, जो इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया को घेर सकता है। इन कहानियों का स्रोत क्या है? क्या नाविकों ने व्हेल या विशाल स्क्विड को देखकर इन कहानियों को गढ़ा? यह संभव है, लेकिन प्रागैतिहासिक काल में कुछ ऐसे जीव भी थे जो इन मिथकों से और भी ज्यादा मेल खाते हैं। पहला उम्मीदवार है पेलियोफिस। यह लगभग 50 मिलियन साल पहले योसीन युग में समुद्रों में रहता था। यह एक प्रागैतिहासिक समुद्री सांप था और यह कोई छोटा मोटा सांप नहीं था। कुछ जीवाश्मों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि पेलियोफिस 9 मीटर यानी लगभग 30 फीट तक लंबा हो सकता था। यह आज के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा से भी लंबा है। यह समुद्र में रहता था और मछलियों और अन्य समुद्री जीवों का शिकार करता था। प्राचीन लोगों को जब समुद्र किनारे इसके विशाल कशेरुका के जीवाश्म मिले होंगे तो उन्होंने निश्चित रूप से एक विशाल समुद्री सर्प की कल्पना की होगी। लेकिन लवायथन के मिथक का एक और भी दिलचस्प और शक्तिशाली उम्मीदवार है। दोस्तों, मिलिए लिवियाटान मेलविली से। यह एक प्रागैतिहासिक स्पर्म व्हेल थी जो लगभग 12 से 13 मिलियन साल पहले रहती थी। इसका नाम बाइबल के लवायथन और प्रसिद्ध उपन्यास मोबी डिक के लेखक हरमन मेलविल के नाम पर रखा गया है। लिवियाटान आज की स्पर्म व्हेल के आकार की थी, लगभग 17.5 मीटर लंबी। लेकिन जो इसे खास बनाता है वह है इसके दांत। आज की स्पर्म व्हेल के निचले जबड़े में ही दांत होते हैं, लेकिन लिवियाटान के दोनों जबड़ों में केले के आकार के विशाल दांत थे जो 36 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते थे। यह अब तक खोजे गए किसी भी जानवर के सबसे बड़े दांत हैं। यह एक मैक्रोरैप्टोरियल स्पर्म व्हेल थी, जिसका मतलब है कि यह आज की स्पर्म व्हेल की तरह स्क्विड नहीं, बल्कि दूसरी व्हेल और बड़े समुद्री जीवों का शिकार करती थी। यह अपने समय की सबसे बड़ी शिकारी मेगालोडन शार्क के साथ समुद्र पर राज करती थी। एक ऐसी विशालकाय व्हेल जो दूसरी व्हेलों का शिकार करे, यह निश्चित रूप से लवायथन की उपाधि के योग्य है। इन दोनों प्रागैतिहासिक जीवों का अस्तित्व बताता है कि समुद्र के महासर्प का मिथक सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समुद्र के वास्तविक प्रागैतिहासिक राजाओं की एक भूली बिसरी हकीकत हो सकती है। हमारी आखिरी कहानी हमें आधुनिक समय में ले जाती है और दुनिया के सबसे ठंडे और सुनसान महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर। हाल के दशकों में जापानी व्हेल पकड़ने वाले जहाजों के नाविकों ने एक अजीब और रहस्यमयी जीव को देखने का दावा किया है, जिसे वे निंजेन कहते हैं, जिसका जापानी में मतलब है इंसान। उनके अनुसार ये एक बहुत बड़ा सफेद रंग का जीव है जिसकी लंबाई 20 से 30 मीटर तक हो सकती है। इसका शरीर चिकना और व्हेल जैसा है, लेकिन इसमें इंसानों जैसी भुजाएं और कभी-कभी 5 उंगलियों वाले हाथ भी बताए जाते हैं। ये कहानियां 21वीं सदी में इंटरनेट पर वायरल हुईं और इनके साथ कुछ धुंधली तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए। निंजेन को अक्सर एक आधुनिक मिथक या एक इंटरनेट क्रीपीपास्ता माना जाता है। आलोचकों का कहना है कि यह शायद कोई बेलुगा व्हेल, कोई अज्ञात प्रजाति की रे मछली या सिर्फ बर्फ का कोई टुकड़ा हो सकता है।
जिसे दूर से देखने पर एक जीव समझ लिया गया। लेकिन क्या इस अजीबोगरीब दिखने वाले जीव का कोई प्रागैतिहासिक संबंध हो सकता है? एक दिलचस्प प्रागैतिहासिक उम्मीदवार है थैलासोक्नस। यह एक जलीय ग्राउंड स्लॉथ था जो 4 से 8 मिलियन साल पहले दक्षिण अमेरिका के तट पर रहता था। जहां ज्यादातर स्लॉथ पेड़ों पर रहते हैं, वहीं थैलासोक्नस ने समुद्र में जीवन के लिए खुद को ढाल लिया था। यह समुद्री घास और शैवाल खाने के लिए गोता लगाता था। इसके शरीर का आकार और तैरने का तरीका दूर से देखने पर कुछ हद तक निंजेन के विवरण जैसा लग सकता है, खासकर इसकी लंबी भुजाएं। हालांकि यह अंटार्कटिका में नहीं पाया गया, लेकिन यह दिखाता है कि स्तनधारी जीव कितने अजीब रूपों में विकसित हो सकते हैं। लेकिन निंजेन के पंख जैसे हाथों का क्या? यहाँ एक और हाल ही में खोजा गया प्रागैतिहासिक जीव हमारी मदद कर सकता है। मिलिए एक्विलोलाम्ना से, जिसे ईगल शार्क भी कहा जाता है। यह लगभग 93 मिलियन साल पहले मैक्सिको के पास समुद्रों में रहती थी। यह एक प्लैंकटन खाने वाली शार्क थी, लेकिन इसकी खासियत थे इसके अविश्वसनीय रूप से लंबे पंख जैसे पेक्टोरल फिन। इसके पंखों का फैलाव इसकी शरीर की लंबाई से भी ज्यादा था, जिससे यह पानी में किसी बाज की तरह उड़ती हुई दिखती होगी। अब कल्पना कीजिए, अगर कोई ऐसा जीव, शायद एक्विलोलाम्ना का कोई आधुनिक रिश्तेदार, आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद हो, या फिर अगर नाविकों ने किसी विशाल मांटा रे को किसी अजीब एंगल से देखा हो। निंजेन का मिथक हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे महासागरों में अभी भी ऐसे बड़े जीव छिपे हो सकते हैं जिनके बारे में विज्ञान को पता नहीं है। यह कहानी दिखाती है कि मिथक सिर्फ अतीत में ही नहीं बनते, वे आज भी बन रहे हैं, और उनके पीछे की प्रेरणा प्रागैतिहासिक काल की तरह ही रहस्यमयी और आकर्षक हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे दुनिया भर की पौराणिक कथाओं में वर्णित कई डरावने और अद्भुत जीव सिर्फ कोरी कल्पना नहीं थे। इंडस वर्म से लेकर लवायथन तक और जटायु से लेकर निंजेन तक, हर मिथक के पीछे हमें प्रागैतिहासिक काल की एक झलक मिलती है। हमारे पूर्वजों ने जब इन विशाल और अजीबोगरीब जीवों के जीवाश्म देखे होंगे, तो उन्होंने अपनी समझ और कल्पना के आधार पर इन कहानियों को गढ़ा होगा। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं और मिथकों का रूप ले लिया। ये हमें याद दिलाता है कि मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा अक्सर बहुत धुंधली होती है। हमारा ग्रह एक अविश्वसनीय इतिहास का घर रहा है, और धरती पर ऐसे ऐसे जीव रह चुके हैं जो किसी भी पौराणिक कथा को टक्कर दे सकते हैं। विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान हमें इन भूली बिसरी सच्चाइयों को फिर से खोजने का मौका देते हैं, और यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे पूर्वज अपनी दुनिया को किस नजर से देखते थे। हर मिथक एक पहेली है, और उसके टुकड़े अतीत में बिखरे हुए हैं। इस सीरीज पर आपके लगातार प्यार और समर्थन के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप इस तरह की और भी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही हमें ऐसी दिलचस्प कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।